जब किसी व्यक्ति को उस विद्या में पारंगत होने के लिए किसी विशेष साधन की कमी महसूस होती, तो उन साधनों में बहुत सारी चीज़ें होती, तो एक साधन ऐसा भी होता जो शायद किसी भी व्यक्ति के लिए उसका अभाव साधना तो बहुत कराने में कारण बने, लेकिन साध तक पहुंचाने में कारण नहीं बनता। और जब वो उस साधना के शिखर पर पहुंचने का भाव तो रखे, लेकिन उसके साधना का प्रभाव ना पड़े, तो कई बार सोचता कि इसमें हम क्या कर सकें जिसमें उस साधना को उन्नति तक पहुंचा सकें। अब जो चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो, चाहे वो किसी साधक का जीवन हो, गृहस्थ का हो अथवा गृह त्यागी का हो, सभी के लिए कुछ न कुछ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना कुछ साधनों से ही संभव हो पाता। और जब भी उन साधनों को अपने पास रख कर के भी जब पूर्णतया वो साधन उसके सहयोग करने में असमर्थ होते, तो कई बार वो कुछ ऐसी कलाओं को सीख जाता जो कहने में तो कलाबाजी लगती हैं, लेकिन बाद में वो ऐसे नासूर साबित होती हैं जो उसकी शूरवीरता को भी समाप्त करने के लिए कारण बन जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मात्र वीरता कोई अच्छाई के क्षेत्र में ही दिखाता हो, उसको मात्र धुन सवार हो जाए कि मुझे बुराई के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उसमें भी उसकी कलाबाजियां और वीरताएं अपने अपने ढंग से सामने आने लग जाती। ऐसा ही एक वीर, जिसको वीर कहना शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी उसकी अपनी उस कलाबाजी में कुछ विशेषता तो है, जिस कारण से आज के वो वक्तव्य का पात्र बनने जा रहा है। पेशेवर है और खानदानी भी है, लेकिन कोई साहूकार नहीं, वो चोर है। पेशेवर इसलिए क्योंकि चोरी का पेशा करता है, और खानदानी इसलिए क्योंकि पुश्तैनी उसका पेशा है। बहुत कम होता है ऐसा कि कोई पेशेवर भी हो और खानदानी भी हो। आज तक आपने साहूकार तो पेशेवर सुने होंगे और खानदानी भी, जिनकी पुश्तों से ये साहूकारी का काम चला आ रहा हो, लेकिन चोर के रूप में कोई ऐसा पेशेवर होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खानदानी होना कई बार खलता है। लेकिन वो पात्र है ऐसा ही। धीरे धीरे उसके उस पेशे में निखार आ रहा, अभी तो युवा है, और अभ्यास हर क्षेत्र में व्यक्ति को अनुभवी बनाता, और अनुभव जब उस अभ्यास के साथ जुड़ता तो अंजाम भी उसको आनंद करने वाला मिलता। ऐसा जान करके वो धीरे धीरे करके अपने उस पेशे में निखार लाता जा रहा। शुरुआत में तो छुपते छुपते और डरते डरते वो काम करता,
लेकिन जब छुपते छुपते और डरते डरते करने में भी जब कोई बहुत दिक्कतें नहीं आई हों, और जो भी आई हों उसको यदि वो पार कर गया हो, तो डर तो उसके मन से निकल जाता, लेकिन अभी छुपना फिर भी बाकी रह जाता। और ऐसे में हुआ ऐसा कि चूंकि खानदानी है तो ऊपर से कह दिया गया, धीरे धीरे तुम हुनरमंद तो हो रहे हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? वो ये कि इस पेशे में वैसे तो बहुत जोखिम है, ये तो तुम भी जानते होगे, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम एक वो है जो शायद तुम नहीं जानते होगे। सुन रहे हो? साहूकारों के बीच में हम चोर की बात करने जा रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा कहीं महाराज कहाँ इस कहानी को ट्विस्ट कर दें, पता नहीं, और फिर साहूकार को चोर और चोर को साहूकार बना दें, कोई भरोसा नहीं। अच्छा, हमने आप लोगों को भरोसा किया तब तो यहाँ पर चातुर्मास किया, तुमने हमारे ऊपर कितना भरोसा किया? प्रवचन में तो महाराज भरोसा नहीं कर सकते, पता नहीं आप कहाँ कहाँ पटक देते, लेकिन फिर भी प्रवचन के बाद तो पूरा भरोसा करते। हाँ, प्रवचन की बातों पे पूरा भरोसा करते, लेकिन प्रवचन में आप हमारे लिए कब तारीफ कर दो और कब टैरिफ लगा दो पता नहीं लगता। चिंता नहीं करो, आज सुलझा सुलझा बात अपन कर रहे हैं। तो वो साहूकार नहीं चोर है, और उसके पिताजी ने बोल दिया सावधान रहना, क्योंकि पिताजी भी तो वही पुश्तैनी काम है उनका। कह दिया वो जो है ना उनसे सावधान रहना। वो कौन? अब हम चलेंगे साथ में, जब तुम्हें बता देंगे कि बस उससे सावधान रहोगे तो तुम्हारा और ये हुनर तुम्हें हुनरमंद बना देगा। ठीक है। और चूंकि पिताजी का इतनी बड़ी विरासत उसके पास है और वसीयत के रूप में चोरी के बड़े बड़े कलाबाजियां उसने सीखी हैं, पिताजी की बात गांठ बांध के रख ली कि नहीं, सावधान रहूंगा। अब कोई भी व्यक्ति यदि हुनर को बढ़ाना चाहता है तो अपने टारगेट भी बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि वही काम रोज करें तो फिर कौन सी हुनरमंद वाली। हाँ, रोटी बनाने की कला यदि आ गई है तो फिर रोटी में भी कैसे उसके नए नए सलीके बनाए जा सकते हैं, ये जब करे तब तो हुनरमंद है। बिजनेस में भी प्रतिदिन के यदि हम जितनी सेलिंग करते हो, जितना उससे अर्निंग करते उतना ही करते जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। हर महीने नहीं सही तो कम से कम हर साल तो हमारा टारगेट और टर्नओवर बढ़ना चाहिए ना। ऐसे उसको भी लगने लग गया कि टर्नओवर भी बढ़ना चाहिए और टारगेट भी, और टारगेट को बढ़ाए बगैर टर्नओवर बढ़ाना कठिन है। तो बस पहले सामान से आसपास पड़ोस में कभी चोरी करता, तो धीरे धीरे बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ चोरी करना सीख गया। और जब उसमें उसकी हुनर का इजाफा हो गया तो उसको ये साहस भी हो गया कि अब मैं राजघराने में भी चोरी कर सकता हूँ। अब सेठ साहूकारों के यहाँ तो इतनी सुरक्षा के इंतजाम हों जरूरी नहीं, लेकिन राज परिवार है, राजघराना है वहाँ पर तो, और अभी तक तो राजघराने की बात है, लेकिन उसकी पुश्तैनी हिदायतों के कारण उसका राजघरानों में चोरी करने का जो लक्ष्य है लगभग वो भी अचीव कर लिया गया। समझ रहे हो ना, सेमीफाइनल तक तो पहुंच गया। मतलब व्यक्ति जिस क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाना प्रारंभ कर दे, वो जोखिम वाला क्षेत्र क्यों ना हो, लेकिन जोखिम लाभ का सिद्धांत है। ये जिन्होंने भी वाणिज्य पढ़ा हो उनको शायद पता होगा कि नो रिस्क नो गेन।
रिस्क नहीं लोगे तो लाभ भी नहीं पाओगे, और यदि जोखिम लोगे तो लाभ होने की संभावना। यदि ट्राई करते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप फेल होंगे या पास होंगे, और ट्राई नहीं किया तो एक ही है कि पक्का ही। मार्कशीट तो दोनों में मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती है? सोच नहीं पा रहे? अच्छा, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो अब हम एक पूछना चाह रहे हैं कि यदि रिस्क नहीं ली होती तो वो गेन भी नहीं होता। शुरू में तो बहुत रिस्की लग रहा था कि कैसे जीवन विकास शिविर होगा, लेकिन यदि ये रिस्क और सबने अपने उसके लिए दिए हुए जो कुछ भी, जो भी भावनाएं हैं, साधनाएं हैं, यदि उसका समर्थन ना मिला होता तो जीवन विकास शिविर इतना सानंदता के साथ लाभ को प्राप्त नहीं हुआ होता। तो रिस्क ले ली उसने, हालांकि उसने दूसरे क्षेत्र में ली, और ली ऐसी कि अब राजघराने में, तो राजघराने में बहुत सारे लोग होते, कुटुंब कबीला भी छोटा नहीं होता राजाओं का, वहां पर भी उसके जब प्रयास सफल हो गए, अब तो उसको लगा कि अब मैं इतना निष्णात हो चुका हूं कि अब अंतिम टारगेट सीधा राजमहल है। और सीधा राजमहल को जब टारगेट बनाने की बात आई तो थोड़ी सी तैयारी भी की। भले ही तुम कितने भी मैच जीत चुके हो, लेकिन जब फाइनल मैच खेलने जाओ तो प्रैक्टिस तो बहुत करनी ही पड़ती है। तो प्रैक्टिस की, और घर में जब कोच मौजूद हों, और पीढ़ियों के कोच मौजूद हों, पिताजी के रूप में भी, दादाजी के रूप में भी, और काका बाबा के रूप में, सारे सारे इतने कोचिंग देने वाले कोच हों, और प्रैक्टिस बदस्तूर जारी हो, तो फाइनल मैच जीतना भी लगभग ये मान लिया जाता है कि हाँ अब तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन परीक्षा जब खरे सोने को भी कांपने के लिए कारण बन जाती है, तो फिर तो अभी ये खराब तो नहीं है, लेकिन खरा है कि नहीं, जब तक फाइनल ना जीत जाए तब तक मुश्किल है। और हुआ आज की रात का टारगेट सीधा राजमहल, और राजमहल में भी सीधा रनवास, जहां पर रानी के गले का नवलखा हार पार करना। और पता नहीं कैसे वो पूरे सुरक्षा जो कवच थे, या सुरक्षा की जो कुछ भी लेवल थे, उन सब को पार करके उस महल में पहुंच गया, और उस कक्ष में भी पहुंच गया जहां पर रानी है, और अपने हाथ की सफाई से उसके गले का हार पार भी हो गया। मतलब फाइनल मैच जीतने को है, जीत भी चुका, लेकिन अवार्ड के पहले कुछ गड़बड़ हो गया। क्यों? तुम जीते हो तब साबित होगा जब तुम्हें अवार्ड मिले, लेकिन अवार्ड मिलने को ही था कि अचानक उस महल से पार होने के पहले कुछ सिपह सालारों को खबर लग गई कि कुछ अंदर हलचल हुई है, और हलचल जैसी हुई तो बस समझ में आ गया कि कुछ न कुछ है। इतने में अंदर जाकर के जब पूछता है, सिपह सालारों से पूछा गया कि क्या हुआ? बोले यहाँ से निकला है, लगता है दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है, वो तो रानी का कक्ष है। हाँ नहीं है, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, यहाँ कोई आया था क्या? नहीं, कोई नहीं आया। फिर आपका गले का हार कहाँ है? अब पता लग गया कि शायद इनका शक भी सही है, और गले का हार पार है तो मतलब कोई ना कोई इसको चुरा के ले गया। अब चुरा के ले गया, सुगबगाहट हो गई, शक भी तय हो गया, लेकिन अभी तक कौन है इसको पता लगाना मुश्किल है। और ये धीरे धीरे बात सीधे राजा को पता लग गई, और राजा ने इस बात को जान करके कि पूरे राज्य में सुरक्षा की व्यवस्था के बंदोबस्त इतने तगड़े होने के बावजूद भी सबसे अहम सुरक्षा जहां पर रहती है, ऐसी रानी के कक्ष की सुरक्षा में सेंध लगा दी। इतने बड़े किसी प्रकार तस्कर को तो अब छोड़ा नहीं जाएगा। और सारे सैनिकों के लिए कह दिया, उसको पकड़ के लाए नहीं लाए,
पहली बात तो तुम लोगों को इसका दंड तो मिलेगा, लेकिन यदि पकड़ के लाओ तो तब तो बच सकता है और उससे कबूल कराओ, और नहीं तो तुम उस दंड के लिए तैयार हो जाओ जो दंड उस तस्कर को मिलने वाला है। क्या है? और अपन हम जिनवाणी की स्तुति करते हैं। श्री जिन हिमगिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिनवाणी। अगमल प्रक्षालन करती है, शोभवी सरस्वती वाणी। श्री जिन हिमगिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिनवाणी। अगमल प्रक्षालन करती है, शोभवी सरस्वती वाणी। प्रथम करण अरुचरण द्रव्य में, गूंथी सो गणधर वाणी। मतलब गुरु से प्राप्त हुई सो हम कहते हैं गुरुवाणी। गाती चितवन की है, साध सांग में है वरनी। सुमनय को धारण करती है, साधवाद की है धरणी। चेतन तार बजाती है सो, वीणा वादिनी मन हरणी। वेद पुरावे में सो, कहे भारती चितरमणि। भेद कराती नीर चीर सम, हंस वाहिनी योमानी। ज्ञान कराती वस्तु तत्व का, ज्ञान दायिनी सो जानी। मुक्ति दिलाती अनुचर को है, अनुसार समदानी। मंजिल दिखलाती सो, नहीं नेत्र ज्योति वाणी। श्री जिन हिमगिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिनवाणी। अगमल प्रक्षालन करती है, सरस्वती वाणी। द्वादशांग जिनवाणी।